एसिड की मिनी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड लेकर एपिसोड नंबर 6 से लेकर नसीम हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सामीन, अब तक जैसा कि हम बता चुके हैं कि नाजरीन हुआ इस तरह से कि जो सब बातें थी वो खुल गई और आखिरी किस्त नंबर 5 में सारा ने एशली को आखिर बता दिया कि सारा भी पीईटी के लिए काम कर रही है। बस ये सुनना था और एशली की मोहब्बत जो थी वो पहाड़ों से भी नीचे ज़मीन पर जा गिरी और एशली को ऐसा लगने लग गया जैसे कि सारा ने उसको बेवकूफ़ बनाया। अब कुछ लम्हात गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एशले विज़िट करती है सारा के फ्लैट पर और आकर तंज़िया गुफ्तगू शुरू करती है और कहती है कि क्या ये फ्लैट तुम्हारा अपना है या ये भी तुम्हें पुलिस की तरफ से मिला हुआ है। सारा बताती है कि ये मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है। फिर उसके बाद बताती है वो तुम्हारी माँ के किस्से और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के छोड़ के जाने वाली बातें, क्या वो भी सच थी या वो भी इसी तरह से एक किस्सा कहानी थी। खैर, एशली को अब इन हालात में मुतमईन करना बहुत मुश्किल था और ये बात शायद सारा बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी। ना एशली सुनने को तैयार थी और ना ही सारा बताने के लिए रजामंद थी। सारा ने ज़्यादा इसरार नहीं किया और बात थोड़ी मुख्तसर हुई और एशली ने कहा कि मुझसे पूछो, क्या पूछना चाहती हो। सारा ने बड़े मुस्बत अंदाज में चेहरे को हिलाते हुए कहा, जो भी कुछ जानती हो तुम मीरान के बारे में, मीरान के बिजनेस के बारे में, वो सभी कुछ बता डालो। अब एशली को सारा से नफरत हो चुकी थी क्योंकि सारा ने बहुत बड़ा गेम खेला था। अंडरकवर बनके, सहेली बनके उसके घर में घुस गई थी और तमाम तर राज जो है वो हासिल कर लिए थे और मियाँ और बीवी के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ा दी थी। तो एशली को किसी स्टेज पर ये लगा जैसे सारा जो कुछ कर रही है वो कुछ तरक्की के लिए कर रही है या कोई इंसेंटिव के लिए कर रही है या किसी गेंस के लिए कर रही है। तो एशली ने फ़ौरन से ये कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, जो कुछ भी बताना है तुम्हारे सुपीरियर यानी मिस्टर फोक्स को बताऊंगी, जो कि पीईटी के डायरेक्टर हैं और जिन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं उनको जो बताऊंगी, सपोर्ट करूंगी, तो वो मेरी बेटी सोफिया को मुझ तक पहुँचाने में आसानी पैदा करेंगे। सारा मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात का मीटिंग का अरेंज करवा देती हूँ और तुमने जो कुछ बताना है वो उन्हीं को बताना। सारा कांटेक्ट करती है, लेकिन इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि फोक अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहे हैं और असिस्टेंट उनका बता रहे हैं कि ये सारा ने उनकी बेसमेंट में जाकर मीरान के खुफिया बिजनेस के बारे में तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा किए हैं, जिस पर फोक साहब पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारी नज़र में क्यों नहीं आए पहले। जिस पे असिस्टेंट जवाब देता है कि ये उसने बमसी अपने भाई के मरने के बाद ये सारी डॉक्यूमेंटेशन उसने अपने भाई के नाम पे करवाई हैं ताकि किसी तरह से भी कोई शाइबा ना हो। अब वो डॉक्यूमेंट्स को उलट पलट कर देख रहे होते हैं कि इतनी देर में सारा जो है वो आती है और कहती है कि एशले आपसे मिलना चाहती है। फोक्स बड़े मज़ाहिया अंदाज में सर हिलाकर कहने लगा कि तुमने कुछ उसको ऐसा वैसा तो नहीं बता दिया। सारा खामोशी से देखती है और कहती है कि एशले आपसे मिलना चाहती है, वो आपका इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ पर तस्वीर देखते हुए उन्हें एक ऐसे शख्स की तस्वीर नज़र आती है जो कि फोक कहता है मैंने पहले भी देखा है, और उसका असिस्टेंट बताता है कि ये वही बूढ़ा शख्स है जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि फ्यूनरल में भी, यानी कि बमसी की जो वफात हुई थी तो फ्यूनरल में भी ये शख्स आया था और फ्यूनरल की भी वो कॉपी अभी दिखाएगा, वो छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी दिखाएगा। अब एशली का बयान लेने के लिए तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए जाते हैं, कैमरे सेट कर लिए जाते हैं, कैमरामैन को बिठा लिया जाता है, उसको सॉलिट्यूड कमरे के अंदर बिठा दिया जाता है और कमरे में बिठाकर कैमरास वगैरह और माइक्स वगैरह ऑन कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ सारा भी दूसरे कमरे में कंप्यूटर पर ये सभी कुछ देख रही होती है। अब ये कुछ अल्फाज मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ ताकि आपको सीन समझने में आसानी हो। ये फोक साहब मिलने के लिए सारा से उसी कमरे में जहाँ कि वो कन्फेशन करने के लिए या फिर पीईटी की हेल्प करने के लिए, जैसा आप समझे, बताने के लिए मुंतज़िर है कि कोई बॉस, कोई ऑफिसर, कोई अथॉरिटी अगर बैठे तो मैं कंटिन्यूटी शुरू करूँ। यहाँ पर वो पूछने लगी कि फोक साहब ने पूछा कि तुम कब से इसका साथ दे रही हो, कितने मुआहिदों में, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में तुम इसके साथ रही हो और क्या कुछ इसके बारे में जानती हो, सभी कुछ बता डालो।
سارا نے یہ کہا کہ میں کوئی بہت زیادہ تو میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن میں صوفیہ کے پیدا ہونے سے پہلے جو تھا اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، کہ اس کے بعد میں اس کا ساتھ نہیں دیا، اور کچھ 10-12 کانٹریکٹس ہیں جس میں میں نے اس کا ساتھ دیا۔ فوکس صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ساتھ دیا تھا، کیا ہوا کرتا تھا، تمہاری پارٹیسپیشن کتنی ہوتی تھی، تمہاری انوالومنٹ کتنی ہوتی تھی، جس پر ایشلی نے بڑے مطمئن ہو کر، بڑی کانفیڈنٹ ہو کر جواب دیا کہ میری انوالومنٹ صرف کیش کو سنبھالنے تک کی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی تھی۔ اب اس پر جو ہے وہ جو فوکس صاحب ہیں وہ زیادہ مطمئن نہیں ہوتے اور مزید 4 سے 5 سوالات کرتے ہیں، لیکن ایشلی ان کا جواب نہیں دیتی، ہاں ہوں وغیرہ میں ٹال دیتی ہے اور بات کو آگے نہیں بڑھاتی، اور اپنی بچی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس سے مجھے کب ملوایا جائے گا، جس پر فوکس صاحب جو ہے وہ پرومس کرتے ہیں کہ جلد آپ کو بچی سے ملوا دیا جائے گا۔ اب یہاں خواتین حضرات جو فوکس صاحب کا کردار ہے وہ انتہائی خطرناک قسم کا کردار ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو سپرسیڈ کرتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ سارا جو ہے وہ بات کرے اس سے اور بتائے کہ جی ایشلی PET کو سب کچھ بتا دے، وہ خود ہی جمپ کر بیچ میں آ گئے، اپنا کارڈ دے دیا اور کارڈ دے کر کہا جی کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کریں۔ اب ان حالات کے اندر ایشلی جو ہے وہ لمحہ ٹوٹتی جا رہی تھی، اور پھر سارا اس کو بتاتی ہے کہ تم اگر کنفیشن کرتی ہو اس اسٹیج پر تو تمہارے لیے بہت بہترین ہوگا، کیونکہ میران نے تو پکڑا ہی جانا ہے، کیونکہ اس کے خلاف PET کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، اور ان حالات کے اندر اگر تمہیں قید ہوگی بھی تو بہت تھوڑی معمولی سی قید ہوگی جو کہ تم چھوٹ جاؤ گی، اور اس کے بعد جو ہے اگر تم کنٹینیو کرتی ہو اور میران کو سپورٹ کرتی ہو تو تم دونوں جیل میں چلے جاؤ گے، اور پیچھے صوفیہ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت دل برداشت کرنے والی تھی، دل بھاڑ دینے والی بات تھی، اور ایشلی نے بیوی ہونے کی بجائے، گرل فرینڈ ہونے کی بجائے ماں بننے کو زیادہ فوقیت دی، اور وہ ماں بنتے ہوئے اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ پولیس کی مدد کرے گی۔ اب خواتین و حضرات یہ سین جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس کا بہت ہی خطرناک سین ہے۔ اب میران کو گھر میں جب یہ بات کر رہی تھی ایشلی تو میران نے دروازے کے پیچھے سے چھپ کے کچھ سن لیا تھا، میران کو شک پڑ گیا۔ اب میران نے پوچھنا شروع کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیسے کیا، مجھے فون دو اپنا۔ میران نے جب اس کا فون دیکھا تو فون کو جب آگے پیچھے کیا تو اس کو وہاں پر صوفیہ کی اور ایشلی کی ملاقات جو کہ میونسپل والوں کے آفس میں تھی، وہ اس کی ریکارڈنگز کو نظر آ گئی۔ میران کا شک جو تھا وہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر چلا گیا۔ اب میران نے پوچھنا شروع کیا کہ تمہاری ملاقات کیسے ہوئی، کس نے فیسیلیٹیٹ کروایا، وہاں کیسے پہنچی، کتنی دیر رہیں، کیا کچھ ہوا، کون درمیان میں تھا، سبھی کچھ مجھے بتا دو۔ ایشلی وہ بہت مضبوط اعصاب کی عورت نہ تھی۔ ایشلی نے بتانا شروع کیا کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکی اور میں نے PET کو بتا دیا۔ اس پر میران کا جو زمین تھی وہ پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ میران نے کوشش کی، پوچھا وہ ہم تک کیسے پہنچے۔ ایشلی بتاتی وہ ہمارا فون ٹیپ کرتے تھے، ہمارا پیچھا کرتے تھے۔ اس پہ میران کا شک جو ہے وہ بے تحاشا پڑ گیا۔ مایوس ہو کر میران بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ ایک ایسی عورت کے پیچھے جو اتنا بڑا وہ برا کام کر رہا تھا، ایک ایسی عورت کو جو کیش لا کے دیتا تھا، دن رات جس کا خیال رکھتا تھا، اس نے اس کو کانٹوں میں، اس نے اس کو بھاڑ میں جھونک دیا تھا۔ اب میران کے پاس بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایشلی مسلسل کہہ رہی تھی سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن اب معافی کا کیا فائدہ۔ یہاں پر ایشلی نے جو سوالات کیے جس سے بات کھل کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایشلی نے سب سے پہلے پوچھا، اور اس دوران جب فون پڑا ہوا تھا پاس تو ساری باتیں PET والے سن رہے تھے، اور یہاں پر اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ جو خون میں لت پت تھے، تم نے کس کا قتل کیا، اس رات تم کہاں تھے، کہاں سے آئے۔ اس پر میران نے بتایا کہ میں بمسی کا بدلہ لے کر آیا، کیونکہ اگر میں اس کا بدلہ نہ لیتا تو وہ مزید جانے لیتا چلا جاتا۔ اس ساری گفتگو کے درمیان میران ٹوٹتا چلا گیا، اور آخر جب سب باتیں اس کو معلوم ہو گئیں تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ فون لے کر فریج میں ڈال دیا۔ فریج میں ڈالنے سے کیا ہوا کہ PET والوں کو سگنلز جانا بند ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے۔ اب میران ایشلی سے لڑ رہا ہے،
उलझ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बहुत ख़तरनाक काम किया, तुमने मुझे तबाह कर दिया, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सारी डिटेल एशली पहले ही बता चुकी थी। अब मीरान के पास कोई रास्ता ना रहा था। अब दूसरी तरफ ख़वातीन व हज़रात होता यह है कि जब पीटी को सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं, पीटी को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो लाइव उनको मिलना बंद हो जाती है, तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं और फोक्स अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, अपनी टीम से कहता है कि मीरान के ख़िलाफ़ उसके घर पर रेड करने के लिए जितने ज़्यादा वारंट्स हो सकते हैं इकट्ठे कर लो। ये देखिए ख़वातीन हज़रात, मीरान किस कदर मायूसी की हालत में बेबस बैठा हुआ है, क्योंकि मीरान को तो पता था कुछ क्या होने वाला है, एशली को नहीं पता था कि आगे क्या होता है, क्या सिलसिला है। मीरान एक चीज़ को जानता था। अब फॉक्स वगैरह और सारा वगैरह जो है वो सारा हैरान हो रही है कि एशली भी पकड़ी जाएगी। फॉक्स कह रहा है हाँ एशली पकड़ी जाएगी और एशली को भी सज़ा मिलेगी। तो फॉक्स को एशली कहती है कि फॉक्स को सारा कहती है कि एशली ने जो हमारी मदद की उसको क्या मिला। फॉक्स कहता है उसको सिर्फ उसका यही मिलेगा कि उसकी बच्ची उसको वापस मिल जाएगी और छोटी से छोटी सज़ा से लेकर बड़ी से बड़ी सज़ा भी एशली को हो सकती है। इस पर सारा बहुत गैर मुतमईन नज़र आती है और बाहर निकलकर फ़ोन करने की कोशिश करती है, किसी तरह एशली से रब्ता हो जाए। और एशली को कह रही थी वो तुम निकल जाओ क्योंकि पुलिस किसी वक्त भी तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। मगर सारा का जो फ़ोन था वो एशली को नहीं मिलता। बेतहाशा कोशिश करने के बावजूद भी सारा का और एशली का राब्ता कायम नहीं हो सकता। अब इस दौरान में फॉक्स वारंट्स लेते हैं और लेने के बाद सारी टीम को अरेंज करते हैं, पुलिस को भी साथ मिलाते हैं, 1-2 एजेंसीज को और भी साथ मिलाते हैं और पूरी पुलिस की इक्विप्ड प्लेटून जो है वो मीरान के घर दाखिल होकर एशली को अरेस्ट कर लेते हैं। एशली को अरेस्ट करने के बाद पूरे घर की छानबीन होती है, बंदूकों के साथ, टॉर्चेस के साथ पूरे घर को जाना जाता है, सर्च किया जाता है और कोशिश की जाती है कहीं से मीरान जो है वो मुयस्सर आ जाए या पकड़ा जाए। लेकिन मीरान जैसा कि एशली ने बताया था वो सब उस घर में मौजूद नहीं था। अब ये सर्च वारंट हो रहे होते हैं सारे के सारे और जगह जगह तलाशी हो रही होती है और इस दौरान में जो फॉक्स है वो फिर आकर जो है एशली से मिलता है एशली के घर में और कहता है कि मीरान कहाँ है। इस पर एशली कहती है वो यहाँ पर नहीं है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अब फॉक्स फिर बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोफेशनल टेम्परेचर दिखाता है, टेम्परामेंट दिखाता है और इत्तला देता है पुलिस की बाकी फोर्स को कि आप सर्च के जो वारंट्स है उसको और तेज़ कर दें कि मीरान जो है वो यहाँ से निकल गया है और शायद वो फरार हो रहा है। बस ये बात सुनकर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सर्च और तेज़ कर देती हैं और छाना पीने का सिलसिला जो है वो और तेज़ी से शुरू हो जाता है। अभी ये सिलसिला चल ही रहा होता है और सारा जो है वो घर के बाहर खड़ी हुई कोट पहना और बारिश में भीग रही होती है और सोच रही होती है कि उसने क्या करना है कि इतने में उसका फ़ोन वाला हाथ कोई हाथ आकर पकड़ता है। नाज़रीन ये कोई और नहीं था, ये वही था जिसको एशली ने बता दिया था कि सारा कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, वो ज्वेलरी वाली सारा नहीं है, वो टिया है जो कि पीईटी में काम करती है और उसने सारा काम अंडर कवर आकर किया है और वो इसमें बराबर की शामिल है। वो हाथ मीरान का था और मीरान उसको पकड़ता है, उसकी किडनी के ऊपर गन रखता है और उससे कहता है कि चलो सारा लेट्स गो फॉर शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रैवल। ये बहुत आसाब और रुआं खड़ा कर देने वाला मंजर था, क्योंकि एक किलर जो है, एक ड्रगिस्ट जो है, इतने बड़े गैंग का जो हेड है वो सारा को पकड़ता है और उस वक्त पकड़ता है जब उसको सभी कुछ मालूम हो चुका होता है कि सारा की इन्वॉल्वमेंट क्या है। सारा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसकी हस्ती बस्ती फैमिली ख़त्म हो गई थी। सारा की वजह से उसका पूरा बिजनेस डूब गया था और उन लम्हात में वो सारा के पास उस वक्त आया और एशली ने उसको उस वक्त इन्फॉर्म किया जब उसके पास बचने के लिए न तो कोई छत थी ना कोई ठिकाना था, क्योंकि पुलिस उसे भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी।
इस वक्त जो उसकी जिया की हालत थी वो एक देखने वाली थी, सोचने वाली थी। मोबाइल उसका ज़मीन पे गिर जाता है जैसा कि नज़र आ रहा है, और उसके बाद जनाब उसमें गाड़ी में बिठाता है उसको, खुद ही बैठा होता है, खुद ड्राइव कर रहा होता है, साथ जिया बैठी होती है जैसे बैठी हुई, और उसके पीछे जो है उसका जो असिस्टेंट है मीरान का, वो ही बैठा हुआ होता है। अब जनाब ड्राइव शुरू होती है और मैं पूछना शुरू करता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता जाएगा, तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके, और चलो मेरा तो कसूर था ही था, तुम मेरी बीवी को क्यों फंसाया। तो फिर सारा कहती है कि तुम्हारी बीवी का कसूर इतना नहीं है, लेकिन पीईटी को सब कुछ तुम्हारे बारे में मालूम है, वो अरेस्ट कर लेगी तुम्हें। और फिर कहने लगा कि हमारी बच्ची वापस आ सकेगी, कहते नहीं बच्ची तुम्हारी कोई वापस नहीं आ सकेगी। और उसके बाद जनाब क्या होता है कि पीछे से जो बैठा होता है उसका असिस्टेंट जो है वो सारा के मुँह में शॉपिंग बैग लपेट देता है, जिससे सारा का सांस फौरी से पहले रुकना शुरू हो जाता है और सारा तकरीबन मरने लगती है। और मरते मरते जो है वो एक आवाज़ की निकाल कर कहती है कि सरी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। और जब वो मुँह खोलते हैं उसका तो सारा कहना शुरू करती है कि देखो अगर तुम्हारे लिए चांस यही है, तुम्हारी फैमिली के लिए चांस यही है मीरान कि तुम अपने गुनाह जो है एक्सेप्ट कर लो, तो अपने गुनाह एक्सेप्ट कर लोगे तो उससे ये होगा कि एशली जो है वो छूट जाएगी। जब एशली छूट जाएगी तो फिर सोफिया भी घर आ जाएगी, और अगर तुम अपने गुनाह कबूल नहीं करते, तुम भाग जाते हो, तो एशली जो है वो जेल चली जाएगी और सोफिया सारी उम्र के लिए म्यूनसिपल कमेटी वाले जो उनके पास रहेगी। तो अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने जुर्म जो है वो कबूल कर लो। कबूल करने से ये होगा कि तुम्हारी फैमिली बच जाएगी, तुम्हारी बच्ची बच जाएगी। ये देखिए नाज़रीन किस बेदर्दी से वो उसका जो है वो सांस घोट रहा है, शॉपिंग बैग मुँह पर चढ़ाया हुआ है और घसीट रहा है उसको। अब ये सब कुछ उतारने के बाद वो उससे ये पूछता है कि अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं, यानी दूसरे अल्फाज में मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हें ज़िंदा क्यों छोड़ूं, क्योंकि तुमने इतना किया, मेरी फैमिली को तबाह कर दिया, मुझे तबाह कर दिया, मेरी बच्ची को, मेरी बीवी को, सब कुछ तुमने तबाह कर दिया। लेकिन नाज़रीन हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखी, वो ये है कि मीरान जो है वो ड्रग्स ज़रूर स्मगल करता था, डील करता था, लेकिन वो कातिल नहीं था। और उसने जो एक कत्ल किया एरिक का कत्ल सिर्फ वो अपने भाई के प्यार के अंदर उसने कत्ल किया, वरना शायद उसका कत्ल भी ना करता। अब कहानी आगे बढ़ती है और सारा की एडवाइस के ऐन मुताबिक मीरान जो है वो अमल करता है और सबसे पहले अपना अरेस्ट देता है। अभी ये जैसे नज़र आएगा आपको सीन में, गाड़ी से निकलता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, ज़मीन पे बैठ जाता है और वो हाथ पाँव उसके बांध के पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब कस्टडी में लेने के बाद जो है वो उसका जो है वो इंटरव्यू शुरू होगा फोक के साथ, और फोक उससे फिर पूछना शुरू करेगा कि तुमने ये ड्रग किया, तुमने एरिक का कत्ल किया, तुम कब से कर रहे हो, और एशली कितना इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो है वो उसकी मोहब्बत जो है वो एशली के लिए जागती है और वो कहता है कि जनाब एशली जो है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, और जितना भी 10 से 12 दफ़ा उसने मुझे सपोर्ट किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेशर में आकर उसने सपोर्ट किया, वरना उसका इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, और वो बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल है, बिल्कुल बेकसूर है। अब मीरान चला जाता है जेल और एशले जो है उसको भी छोटी सी जेल हो जाती है, और यहाँ दिखाते हैं कि दादा जान आते हैं। दादा जान की एंट्री भी होगी और दादा जान आते हैं, और दादा जान आकर जनाब कहते हैं कि मैं जो हूँ अपनी बच्ची से मिलने आया हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। और इस वक्त आप नाज़रीन देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो क्लिप्स आ रहे हैं, उसमें मीरान का इंटरव्यू हो रहा है फॉक्स के साथ, और वहाँ पर वो अपनी चीज़ें जो है ना एक्सेप्ट करेगा। और ये एशले देख रही है उस वक्त जब अरेस्ट हुआ मिलान, और चाहे जो कुछ भी था, लेकिन एक फैमिली थी, एक मोहब्बत थी, एक घर था, जो घर जो है वो उजड़ गया और बिल्कुल तबाह हो गया। और चलो वो तो ठीक है, एक बात है कि जो बिज़नेस था वो गैर कानूनी था, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से सारा ने घुसकर एक सहेली का, एक दोस्त का एतमाद ख़त्म किया है, वो एक बहुत ट्रैजिक है। और फिर हमने ही देखा कि मीरान जो है वो एक बहुत अच्छा भाई है और वो किलर नहीं है, क्योंकि जो पहले सीन के अंदर जो एजेंट मारा जाता है जहाज़ में, वो भी मीरान ने नहीं बल्कि उसके भाई ने मारा था, बमसी ने मारा था। और एरिक को भी जो मारा उसने, वो भी अपने भाई की प्यार में मारा, और एरिक की बॉडी भी रिकवर करवा दी, उसने बता दिया कि जी वो वही फैक्ट्री में पड़ा है, और पुलिस जाके बॉडी भी रिकवर कर लेती है। तो मीरान की अगर हम बात करें तो मीरान जो है वो ऐसा किलर नहीं है, वो सिर्फ ड्रग का स्मगलर था, अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुआ,
ख़वातीन हज़रात, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ कि जो उसने एतमाद खोया ना, वो पॉइंट कौन सा था, अपनी बीवी का एतमाद जो उसने खोया वो पॉइंट कौन सा था? वो जनाब पॉइंट था, यहाँ पर देखें कि ये जो है वो एशली अपनी बेटी से मिल रही है दोबारा, क्योंकि वो जो कस्टडी में थी, जिनकी उनकी कस्टडी से उसको रिलीव करा दिया गया म्यूनसिपल की, और वो एशले से मिलने आ रही है। और ये फिर एक छोटा सा घर ख़रीदा है इन्होंने, और घर ख़रीद के इन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो अब जो है यहाँ पर दादा की एंट्री होगी, दादा आके कहेंगे कि जनाब इसका ख्याल रखना, तुमने हमारे घर तबाह कर दिया एशली, मेरी फैमिली तबाह कर दी, मेरे बेटे को तबाह कर दिया, लेकिन मेरी पोती का तो ख्याल रखना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है देखने को, सुनने को और याद करने को। अब ख़वातीन हज़रात, ये यहाँ पर जब खड़े होंगे, यहाँ पर ये एशले और ये, तो अचानक माँ पूछती है, एशली पूछती है सोफिया से कि ये रेड बियर तुम्हारा है? और ये वही रेड बियर है जब एक दफ़ा गाड़ी में एशली और मीरान जा रहे थे, तो मीरान ने डैशबोर्ड में से कोई रेड कलर का बियर चीज़ निकाली थी, और वो जाकर एक जगह पर एक रूम में घुस गया था, बाहर से दिखाया था, अंदर नहीं दिखाया था। अब वो बियर ये जो है वो जब फाड़ती है तो उसके अंदर चाबियाँ होती हैं। जब चाबियाँ लेती है, ये चाबियाँ लेकर जाकर वहाँ पहुँचती है और वो दरवाज़ा खोलती है, और अंदर जाकर जो सेफ होते हैं, लॉक्स होते हैं, वहाँ खोलती है तो बेतहाशा दौलत होती है, सोने की ईंटें होती हैं, और इनकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है। अब जनाब हम बात कर रहे थे कि मीरान जो था एक अच्छा बाप था, एक अच्छा हस्बैंड था, और एक अच्छा भाई था, और उसके बाद क्योंकि उसने जो सबूत दिया, चाहता तो भाग जाता, अगर क्रिमिनल होता तो अपनी तमाम तर दौलत जो है वो किसी और मुल्क में शिफ्ट कर देता, भाग जाता। लेकिन मैं बात कर रहा था कि ट्रेजिडी शुरू कहाँ से हुई, जहाँ पर बीवी का एतबार जो है उस पर ख़त्म हो गया, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया जब ये इनको स्पेन भेज रहा था, बीवी को और बच्ची को। तो इसने उनको बताए बगैर उनके लगेजेस के अंदर, सूटकेसेस के अंदर इसने डायमंड्स और ज्वेलरी छुपा दी, जिससे ये होना था कि एयरपोर्ट पर उतरते साथ ही एशली ने गिरफ्तार जाना था। नाज़रीन, ये वो सीन था जहाँ से एशली का एतमाद जो था अपने हस्बैंड से उठ गया, और उसने यही डिसाइड किया कि बेहतर यही है मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए कि मैं एस्केप का रास्ता अख्तियार करूं, और मैं इसके फर्दर गुनाहों में शरीक ना हूं। वहाँ से बात चलती है, और फिर एशली की और मीरान की घर में लड़ाइयाँ होती हैं। उन लड़ाइयों को लेकर जो है सोफिया डिस्टर्ब होती है, उन डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यू करती है, और सोफिया का जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है स्कूल के अंदर, वो बहुत ही ज़रा बुरा हो जाता है, क्योंकि सोफिया ने मुकम्मल तौर पर खामोश रहना शुरू कर दिया था, वो बात ही नहीं करती थी। अब जो म्यूनसिपल वाले जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, उस कांटेक्ट के दरमियान भी उनको कोई अच्छा रवैया नज़र नहीं आता, और फिर वो फाइनली डिसाइड ये करते हैं कि सोफिया को सेफ हेवन प्रोवाइड की जाए और पेरेंट्स से दूर किया जाए। बात यहाँ से बढ़ती चली गई, और घर जो है वो टूटता टूटता जो है वो आखिर तक जो है वो किस किनारे पर पहुँच गया। अब अगर हम डिस्कस करें कैरेक्टर को सारा के, तो सारा एक अच्छी लड़की थी, एक अच्छी फ्रेंड थी, एक अच्छी माँ की बेटी थी, एक अच्छी सबऑर्डिनेट थी, लेकिन वो एक अच्छी इंसान भी थी, क्योंकि वो अंडर कवर में गई और बहुत सी चीज़ें जो वो अंडर कवर में एज अ पुलिस ऑफिसर कर सकती थी, जो उसको अथॉरिटी थी, उसने नहीं की। और अपनी दोस्ती का उसने नेचुरल इंस्टिंक्ट दिखाया, और नेचुरल दोस्ती के अंदर जो थी वो एशली के इतना करीब आ गई कि जज्बात में आकर वक्त से पहले ही उसने एशली को ये बता दिया कि मैं जो हूँ, मैं भी अंडर कवर पुलिस में हूँ, और मैं भी ईटी के लिए काम कर रही हूँ, और हम जो है तुम्हारे मीरान के पीछे हैं, और मीरान के बारे में हमने बहुत सबूत हमने इकट्ठे कर लिए। बस यही एंटी क्लाइमेक्स था फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, क्योंकि वहाँ से जो फ्रेंडशिप थी, वो दोस्ती जो थी वो ब्रेक हो गई, और फर्दर फ्रेंडशिप के लिए एशली बिल्कुल ना तैयार थी, ना बात करना चाहती थी, क्योंकि जितनी खिदमत सारा ने, जितना प्यार दिखाया था, जितनी उसकी खिदमत की थी, जितना प्यार मोहब्बत किया था, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया चालाकी में और श्रूडनेस में। अब एशली यही सोच रही थी कि इस औरत ने मुझे ट्रैप किया। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, और सारा का असिस्टेंट उसको जो है वो स्टोर में भी आ जाता है पीछे उसके, और कहता है कि तुमने जो कुछ किया ठीक किया तुमने, क्योंकि सारा तुम एशली की मदद करना चाहती थी, तुमने उनकी मदद की, सोफिया की मदद करना चाहती थी, तुमने मदद की, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड किया, तुमने मीरान शाह को अरेस्ट करवाया, तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी बातें करते अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं कि इन पर अचानक कातलाना हमला होता है। ये सामने मोटरसाइकिल वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये शूट करते हैं, और जब ये शूट करते हैं तो सारा बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती है, और उसका असिस्टेंट यही समझा कि शायद सारा जो है वो मर गई है।
کیونکہ جب سارا نیچے جھکی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اس کا سر جا کے کسی چیز پر لگا تھا اور اس کو بلیٹس نہیں لگے بلکہ گاڑی میں کی کوئی ہینڈ بریک گیئر یا ڈیش بورڈ سے سر ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو فیس ہے وہ خونم خون ہو جاتا ہے۔ اب اسی اسنا میں جو قتل کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سارا کا منہ جو ہے خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی گردن ایک سائڈ کو ڈھلکی ہوئی تھی تو وہ مزید فائر نہیں کرتے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مزید فائر نہیں کرتے، اور سارا کو اور اس کے اسسٹنٹ یاسین کو وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ابھی مر چکے ہیں اور یہ دیکھیے اب یہ واپس جا رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے فوک جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب تم نے بہت اچھا کام کیا اور میں جو ہوں تمہاری جو ہے نا سپورٹ کروں گا اور تمہاری جاب جو ہے وہ کنٹینیو کراؤں گا، تم نے اپنی عقل سے زیادہ بڑھ کے کام کیا ہے اور اب جو ہے تم کنٹینیو کرو۔ لیکن سارا جو تھی وہ تھوڑی سی ریلکٹنٹ تھی کنٹینیو کرنے میں، کیونکہ اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، اپنے جذبات کو بھی ملیہ میٹھ ہوتے دیکھا تھا۔ سامنے اس طرح سے 6 اقساط جو ہیں ایسڈ کی، 6 اقساط جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ریویو پیش کیا۔ اب گزارش صرف یہ ہے کہ اچھی لگی تب بھی ٹھیک ہے، بری لگی تب بھی ٹھیک ہے، اگر بری لگی ہیں تب بھی مجھے کمنٹ کیجیے، اور اگر اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، فالو کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی نسیم احمد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔